हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 22 लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तो कम से कम 15 पेपर और आने वाले हैं, ताकि आपको पेपर आते ही सूचना मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, रुमिनल किण्वन को कम करने, गैस उत्पादन को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती है। तो रुमिनल किण्वन को कम करके, यानी फर्मेंटेशन है जो रुमिनल, उसको कम कर देती है और गैस उत्पादन को कम कर देती है। तो ऐसी औषधियाँ कौन सी है? एंटीजाइमोटिक। अगला क्वेश्चन है, औषधियाँ जो जानवर के शरीर से गैस को बाहर निकालने का कार्य करती है, जानवर के शरीर से गैस को बाहर निकालने का काम करती है, तो कार्मिनेटिव। मेलोक्सिकेम का कार्य है, तो दोस्तों जो मेलोक्सिकेम है, दर्द निवारक, बुखार को कम करना और सूजन कम करना, ये सभी काम किसके हैं? मेलोक्सिकेम के हैं। निम्न में से NSAID नसेड है, उसका एग्जाम्पल बोल रहा है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? पैरासीटामोल है, निमेसुलाइड, फ्लोनिक्सिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। फाउल के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो जो फाउल का शरीर है उसकी सबसे लंबी हड्डी होती है टीबियो टार्सस। चपटी हड्डी का उदाहरण है, तो जो चपटी हड्डी होती है उसका एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है स्केपुला। अगला क्वेश्चन है, अनियमित हड्डी का उदाहरण है, तो अनियमित हड्डी के एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है? वर्टिब्रा है। शरीर की सबसे बड़ी सिसेमोइड बोन है, तो शरीर की सबसे बड़ी सिसेमोइड बोन कौन सी है? पटेला है। CSF का निर्माण कहाँ होता है? तो CSF के निर्माण की बात करें तो ये होता है कोरोइड प्लेक्सस में। प्लेटलेट का जीवन काल होता है, तो प्लेटलेट के जीवन काल की अगर अपन बात करें तो इसका 8 से 11 दिन होता है। गाय की किस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? तो गाय की किस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? WBC के अंदर। किसकी RBC में केंद्रक उपस्थित होता है? तो RBC के अंदर केंद्रक है वो किसकी RBC के अंदर उपस्थित होता है? तो वो बात करें तो देखो, मुर्गे की RBC। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा किस में नहीं पाया जाता है? तो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है वो घोड़ी में नहीं पाया जाता है। किस जानवर में अंडोत्सर्ग स्ट्रेस खत्म होने के 12 से 14 घंटे बाद होता है? तो अंडोत्सर्ग जो है गाय के अंदर स्ट्रेस खत्म होने के 12 से 14 घंटे के बाद होता है। जानवरों एवं पक्षियों में निषेचन क्रमशः कहाँ होता है? तो जानवरों और पक्षियों के अंदर निषेचन की बात करें तो जानवरों में तो होता है कहाँ? एम्पुला में। और पक्षियों के अंदर बात करें तो कहाँ होता है? इन्फंडिबुलम में होता है। फिर नेक्स्ट है, गाय में अंडाशय का आकार होता है, तो गाय के अंडाशय के आकार की बात करें तो वो आलमंड शेप होता है। वक्षीय उदरीय श्वसन किस जानवर में देखने को मिलता है? तो वक्षीय उदरीय श्वसन है वो घोड़े के अंदर देखने को मिलता है। वक्षीय श्वसन देखने को मिलता है, तो वक्षीय श्वसन जो है वो कुत्ते के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, टेकीकार्डिया कहलाता है, तो टेकीकार्डिया क्या है? पल्स दर का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, मिल्क फीवर एवं कीटोसिस बीमारियां किस श्रेणी में आती है? तो मिल्क फीवर और कीटोसिस जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है, तो बकरी का नाम है केप्रा हिरकस। निम्न में से किस में कुबड़ नहीं पाया जाता है? तो कुबड़ जो है वो किस में नहीं पाया जाता है? भैंस में, विदेशी गाय में और मिथुन में, इन सभी में कुबड़ अनुपस्थित होता है। भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग को कहते हैं, तो भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग को टपिंग कहते हैं। भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। अगला है, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? तो कौन सी नस्ल है? भदावरी नस्ल। क्रूड प्रोटीन बनी होती है, तो क्रूड प्रोटीन है वो ट्रू प्रोटीन और NPN से मिलकर के, तो A और B। प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल होते हैं, तो ये जो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल होते हैं ये पोषक तत्व होते हैं। किस प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल की पाचकता नहीं निकाली जा सकती है? तो किस प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल की? टोटल एज की। CF एवं NFE होते हैं, तो CF और NFE जो है वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। भैंस में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली एवं सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति है, तो भैंस के अंदर बात करें तो क्या है? चयनित प्रजनन। क्या है? चयनित प्रजनन। 30 भैंस में नस्ल सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में नहीं ली जाती है? तो भैंस में नस्ल सुधार के लिए अगर बात करें तो क्रॉस ब्रीडिंग है वो काम में नहीं ली जाती। गाय में कौन सी प्रजनन पद्धति नस्ल सुधार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो गाय के अंदर चयनित प्रजनन, ग्रेडिंग अप, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सभी काम में ली जाती है।
नई पीढ़ी के लिए अच्छे माता पिता का चुनाव कहलाता है, तो अच्छे माता पिता का चुनाव चयन या सिलेक्शन कहलाता है। कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी की एक इकाई है, तो कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी की एक इकाई में कितनी मुर्गी होती है? 100 मुर्गी। भेड़ पालन के लिए भेड़ की एक इकाई है, तो भेड़ पालन के लिए अगर भेड़ इकाई की बात करें तो 30 भेड़ के ऊपर एक मेंढा। ठीक है। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान RSLMTI स्थित है। ठीक है, तो ये इसकी बात करें तो ये कहाँ है? जामडोली, जयपुर में। स्नातकोर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान PGI-VR स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर में स्थित है। साइफोन काम में आता है, तो साइफोन की बात करें तो टीट ब्लॉकेज को साफ करने के काम में आता है टीट साइफोन। प्रोबेंग का कार्य है, तो प्रोबेंग की अगर अपन बात करें तो ये चौक को सही करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है ट्रिफिनर काम है। ट्रिफिनर का क्या कार्य है? तो इसकी अगर बात करें तो खोपड़ी या हड्डी में छेद करने के काम में आता है। इलास्ट्रेटर का कार्य है, तो इलास्ट्रेटर का कार्य है बधियाकरण। अगला क्वेश्चन 41 है, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन प्रबंध कौन करता था? तो उसकी माँ कर्पूरी देवी, लगभग 1 साल तक। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य की अगर बात करें तो संस्थापक कौन था? माधो सिंह था। पहले क्या है कि कोटा किसके साथ था? बूंदी के साथ। तो 1631 में तो बूंदी से अलग किया इसको जब शाहजहाँ का काल था। किसका काल था? शाहजहाँ का। फिर उसके बाद में जब माधो सिंह का काल था उस टाइम इसको झालावाड़ से जालिम सिंह के टाइम झालावाड़ को अलग कर दिया और माधो सिंह ने किसका संस्थापक माना जाता है? कोटा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 43, तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? तो जो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, पहला तो 1191 में हुआ था, जिसके अंदर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी रहा था। दूसरा 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच ये युद्ध हुआ था, तो चौहान और तुर्कों के मध्य ये युद्ध हुआ था। तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में आता है? तो वर्तमान में तराइन का जो मैदान है वो हरियाणा राज्य के अंदर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो यहाँ से बात करें तो ये आए थे पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, किसके साथ आए ये भी ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी के साथ। राजस्थान में परमार वंश का शासन कहाँ था? तो राजस्थान के अंदर बात करें परमार वंश का शासन तो जालोर या वागड़ के परमार जो है, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड, जालोर और आबू ये तो सिरोही वाले में आ गए, तो आबू परमार और किराड़ू के परमार, तो उपयुक्त सभी। तो परमार वंश का शासन था सभी जगह पे। बात करें अगर अपन किसकी? वागड़ की, तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आर्थूणा। ठीक है। आबू की राजधानी क्या थी? चंद्रावती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? तो झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना करी थी मोहम्मद खान व शमस खान ने। मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ फैला हुआ था? तो जो मोहम्मद गौरी का शासन है भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है। पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका जो प्रथम सैनिक अभियान है उनके चचेरे भाई नागार्जुन के। टोंक के किस नवाब के शासनकाल में 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? तो यहाँ से बात करें तो वो नवाब वजीरुद्दौला। किस भाटी शासक ने तन्नौट के स्थान पर लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया? तो यहाँ से अपन 51 में बात करें तो ये देवराज भाटी। कौन थे? देवराज भाटी। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो जाट वंश के प्रारंभ का तो कौन था? चूड़ामन। बाद में कौन रहे? बदन सिंह जी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना, पैसा मजे लेने में डूब गए। मोहम्मद गौरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी, उधर गौरी ने पूरी तैयारी कर ली। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पुनः युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित नहीं किया, जीत के ज़्यादा मद में चूर हो गए। उपयुक्त सभी कारण थे कि दूसरे 92 में ही इनको पराजय का सामना करना पड़ गया। मोहम्मद गौरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? तो इसने किसको सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था, जो इसके क्या थे? गुलाम थे।
जिसने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल को, सूरज सिंह। जैसलमेर के शासक रावल बेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी थी तथा फिर से उसका राज्य प्राप्त करने में मदद की थी? तो ये बात करें तो ये कौन था? राव जोधा। राजस्थान में मूर्तिकला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? तो यहाँ से बात करें तो विकास शुरू होने की बात करें तो मौर्य काल में शुरू हो गया था। बाद में पूर्ण रूप से विकसित कब हुआ? गुप्त काल में। राजस्थान में जो दासियाँ उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो जो पूर्ण रूप से पत्नी के रूप में दासियाँ उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी, उपपत्नी के रूप में से स्वीकार कर ली जाती थी तो उन्हें क्या कहा था? पड़दायत कहा था। थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की यश गाथा गाते हैं? तो ये जो है सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? तो नाग देवता के रूप में बात करें तो तेजाजी और गोगाजी। हरजस में प्राय किसका स्मरण किया जाता है? तो हरजस के अंदर बात करें तो राम और कृष्ण का। निम्न में से किस देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो रामदेव जी को कृष्ण अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। और पाबूजी जो है, पाबूजी को किसका अवतार कहा जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 63। निम्न में से किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तो यहाँ से बात करें तो किसकी? गोगा जी की जो मंगेतर है उसको सांप ने डस लिया था। गोगा जी को जहाँ पीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो ये जो आपके है गुजरात के अंदर है। 65 राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण लोक देवता यानी कि जो सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले या तो वो आपके कौन है? तेजाजी है। सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में पूजा जाता है? तो ध्यान रखें अजमेर ज़िले में। 66 किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल छठ को। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई? तो वीर कल्लाजी जिन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, अकबर के साथ युद्ध किया था 1567 ईस्वी में। निम्न में से कौन से देवता बरसात के देव के रूप में प्रसिद्ध है? जो मामा देव है वो बरसात के देवता कहलाते हैं। 69 देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर। मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोक देवी रानी शक्ति का वास्तविक नाम क्या था? तो लोक देवी रानी शक्ति का वास्तविक नाम क्या है? नारायणी। इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, राठौड़ों की कुलदेवी बीकानेर की संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है? तो ये नागणेची माता की। किस लोक देवी का मंदिर है वो मठ कहलाता है? तो करणी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। आईजी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफ़ेद चूहे को क्या कहा जाता है? इस सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने के कारण लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। बलात् यानी ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे थे हिंदुओं को, तो जिलानी माता जो है वो उन्होंने अपनी वीरता दिखाई। किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? तो शीला देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर। 77 अगला क्वेश्चन है, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहाँ लगता है? तो मेरे प्यारे लाडलों, आपका जो मेला है वो कहाँ लगता है? ब्राह्मणी माता के मंदिर में। इसके अलावा जो जयपुर में है लूणियावास, वहाँ भी क्या है? गधों का मेला भरता है। ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ब्राह्मणी माता के मंदिर में भी लगता है, तो ध्यान रखना दोनों। इसके अलावा आपको पता ही है कि गधों की जो संख्या है राजस्थान में सर्वाधिक है।
गधे सबसे ज़्यादा कहाँ है रे? राजस्थान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाह मेरे लाडलो। चलो आगे 78 अंबिका माता के जगत मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ठीक बात है। इसे शक्तिपीठ कहते हैं, ठीक बात है। महामेरु शैली में बना हुआ है, ठीक बात है। चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये कहाँ है? उदयपुर में है। और महामारू शैली में बना हुआ है। परमार राजकुमार उपलदेव द्वारा किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसकी बात करें तो सचियाय माता। बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बड़ली माता का मंदिर है जो कहाँ स्थित है? आकोला, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81 किसी भी प्रतिजैविक को बार बार उपयोग में लेने पर शरीर के जीवाणुओं में प्रतिजैविक के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न होना कहलाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। कितनी बूंद मिलकर 1 ml आयतन बनाती है? तो 16 बूंद मिलकर के 1 बूंद का आयतन होता है। वैसे तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन होते नहीं, लेकिन एक बार पूछ लिया था इसीलिए ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। 0.05 ml। 1 टी स्पून फुल का आयतन होता है। देखो टेबल स्पून फुल का तो 15 ml था, लेकिन टी स्पून फुल की बात करेंगे तो 5 ml होगा। कार्डियक आउटपुट का सही सूत्र है, तो कार्डियक आउटपुट का है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नाड़ी दर। निम्न में से कौन सा किडनी से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो किडनी से स्रावित होने वाला रेनिन, इरिथ्रोपोएटिन, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, तो ये सभी है। निम्न में से किस में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो मूत्राशय अनुपस्थित किस में होता है? मुर्गे में। निम्न में से किस में शुक्राशय अनुपस्थित होता है? तो शुक्राशय की अनुपस्थिति की बात करें तो कुत्ते में और बिलाव में क्या रहता है? शुक्राशय अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है दूध के स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो दूध के स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध निर्माण एवं स्राव का बंद होना कहलाता है, तो इसका बंद होना एगलैक्सिया। पालतू जानवरों में सबसे बड़ी आरबीसी होती है, तो पालतू जानवरों में सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर मिलेगी? कुत्ते में। एसीटेट के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी एटीपी प्राप्त होती है? तो कितनी एटीपी प्राप्त होती है? 10 एटीपी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन है, तो निम्न में से असत्य कथन की बात करें तो सर्वाइकल म्यूकस का फर्न पैटर्न गाय में गर्मी को इंगित करता है, ठीक बात है। फर्न पैटर्न सर्वाइकल म्यूकस में क्लोराइड की मात्रा को दर्शाता है, सही बात है। वीर्य एकत्रण के लिए सांड को 18 माह की उम्र से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, सही बात है। गाय में ज़्यादातर लेफ्ट हॉर्न में नहीं है, राइट हॉर्न में, तो ये असत्य हो गया। ऊँटनी के बारे में असत्य कथन है, तो ऊँटनी के बारे में असत्य कथन ऊँटनी में 99% गर्भधारण लेफ्ट हॉर्न में होते हैं, ठीक बात है। ऊँटनी में बाइकार्नुएट यूट्रस पाया जाता है, ठीक बात है। ऊँटनी में गर्भकाल 390 दिन का होता है, ठीक बात है। ऊँटनी एक स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 फोलिकुलर सिस्ट एवं ल्यूटियल सिस्ट का इलाज क्रमशः है, तो फोलिकुलर सिस्ट का तो LH है और ल्यूटियल सिस्ट का क्या है? PGF2 अल्फा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जानवरों में निषेचन कहाँ होता है? तो जानवरों में निषेचन की अगर बात करें तो कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। ग्रंटिंग साउंड, पॉजिटिव जुगुलर पल्स और ब्रिस्केट इडिमा किस बीमारी के लक्षण है? तो ये कौन सी बीमारी के लक्षण है? TRP के। इसके अलावा नेक्स्ट आंत के एक भाग का दूसरे भाग में घुस जाना कहलाता है, तो आंत की एक भाग का दूसरे भाग में घुस जाना है इंटरसेप्शन या इंटरसेप्शन कहते हैं जिसे। अगला है आंत का मिजेंट्री के चारों ओर घूम जाना कहलाता है, तो आंत का मिजेंट्री के चारों ओर घूम जाना क्या कहलाता है? वोल्वुलस कहलाता है। किसी दबाव की वजह से आंत की ल्यूमन का बंद हो जाना कहलाता है, तो किसी दबाव की वजह से आंत की जो ल्यूमन है उसका बंद हो जाना कहलाता है स्ट्रेंगुलेशन। अगला है श्री चंद्रभागा पशु मेला एवं गोमती सागर पशु मेला में गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतः आती है? तो कौन सी नस्ल है जो मुख्यतः आती है? मालवी नस्ल है। महाशिवरात्रि पशु मेला एवं गोगामेडी पशु मेला मुख्यतः किस नस्ल के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो कौन सी नस्ल के लिए आयोजित किए जाते हैं? मुख्यतः हरियाणा नस्ल के लिए। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में गाय की मुख्यतः कौन सी नस्ल आती है? तो कौन सी नस्ल आती है? मुख्यतः यहाँ से बात करें तो कांकरेज और थारपारकर दोनों आती है। दोनों में से भी चूज करना हो तो थारपारकर चूज कर लेंगे। भेड़ फार्म शुरू करने के लिए भेड़ की एक इकाई है, तो भेड़ फार्म शुरू करने के लिए 30 भेड़ के ऊपर एक मेंढा, ठीक है, ये भेड़ के लिए रहेगा। 30 पर 1 भारी है भैया। जानवर के लिए कार्बोहाइड्रेट आपूर्ति का साधन है, तो कार्बोहाइड्रेट आपूर्ति का साधन शीरा, मक्का, गेहूं का चोकर, उपरोक्त सभी।
भेड़ में फ्लशिंग के बारे में सत्य कथन है। तो भेड़ में फ्लशिंग के बारे में बोले तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं प्रजनन मौसम शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह पहले से दिया जाता है, ठीक है। ये भेड़ में मल्टीपल ओव्यूलेशन कराता है, ठीक बात है। 250 ग्राम अतिरिक्त दाना प्रत्येक भेड़ में लैम्ब क्रॉप को 10 से 20% घटा देता है, ठीक बात है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 107, भेड़ में स्टीमिंग अप के बारे में सत्य कथन है। तो स्टीमिंग अप के बारे में गर्भावस्था के अंतिम 6 से 8 सप्ताह में दिया जाता है, ठीक बात है। यह जीवित बच्चे पैदा होने वाले मेमनों की संख्या बढ़ा देता है, तो जीवित पैदा होंगे, ठीक है। यह प्रसव के पश्चात दूध उत्पादन बढ़ाता है, ठीक बात है। तो सारी चीज़ें ही ठीक है। स्टीमिंग अप राशन में डीसीपी और टीडीएन क्रमशः कितना होता है, यानी डीसीपी कितनी होती है और टीडीएन कितना होता है। तो स्टीमिंग अप जो राशन होता है उसके अंदर डीसीपी की बात करें तो वो तो होती है 25% और टीडीएन है वो होती है 75%। जेब्रोइड किसका संकरण है। तो जेब्रोइड की बात करें तो घोड़े का और जेब्रा का संकरण है। रक्त समूह की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त समूह की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। मानव में रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो रक्त समूह का निर्धारण अपन आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली जो एंटीजन है उसके आधार पर करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ध्यान रखनी है कहाँ पर, आरबीसी की सतह पर। और कौन पाई जाती है, एंटीजन। उसके आधार पर क्या किया जाता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण। मल्टीपल एलील किसका लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मल्टीपल एलील किसका लक्षण है। तो मल्टीपल एलील की बात करें तो ये जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का लक्षण है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का प्रभारी होता है। तो बहुउद्देशीय ये है जो इसका होता है उपनिदेशक। पशुपालन विभाग में जिले का मुखिया होता है। तो पशुपालन विभाग में जो जिले का मुखिया है वो संयुक्त निदेशक। पशुपालन विभाग में संभाग का मुखिया होता है। जो संभाग का मुखिया वो होता है अतिरिक्त निदेशक। और 2019 में आयोजित पशु गणना थी। तो 2019 में जो पशु गणना आयोजित हुई वो कौन सी पशु गणना थी, वो 20वीं पशु गणना थी। कौन सी पशु गणना थी, 20वीं पशु गणना थी। 117, डायफ्राम की हर्निया के उपचार में कौन सा सुचार लगाते हैं। तो डायफ्राम की जो हर्निया है उसके उपचार में इंटरलॉकिंग सुचर जो है वो यूज किया जाता है। लोहे की गर्म छड़ से त्वचा को पूर्ण गहराई तक जलाना कहलाता है। तो ये जो फायरिंग और थर्मो क्विटेरी दोनों कहलाएगा। पूंछ काटने के बारे में असत्य कथन है। तो पूंछ पर वी आकार का चीरा लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के समय एपिड्यूरल निषेधक काम में लेते हैं, ठीक है। रक्तस्राव को रोकने के लिए टोर्निक्वेट लगाते हैं, ठीक है। त्वचा पर सिंपल कॉन्टिन्यूस सुचर, ये गलत बात हो गई। डीहॉर्निंग के बारे में असत्य कथन है। तो सींग के आधार पर दीर्घ वृत्ताकार चीरा लगाते हैं, ठीक बात है। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं, ठीक बात है। क्विल सुचर लगाते हैं, तो ये गलत बात है। रक्तस्राव को रोकने के लिए पॉइंट फायरिंग एवं KMnO4 के क्रिस्टल काम में लेते हैं, KMnO4 के क्रिस्टल काम में लेते हैं, ये भी ठीक बात है। तो ये जो है गलत हो गया। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, तैयारी करते रहिए। अभी तो 15-16 पेपर और आने वाले हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, टाटा।